Good morning, students. DOE Class 10th English Worksheet 88. This worksheet is based on the poem The Dust of Snow by Robert Frost. Worksheet 88, date 25th February 2021. First of all, you have to write your name and then the name of the class teacher. The worksheet is based on the poem Dust of Snow. Dust of Snow by Robert Frost is a brief poem that shows how human judgment on certain issues can be misleading. तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है। ये एक छोटी सी पोम है जो हमें ये बताती है कि ह्यूमन जजमेंट कभी कभी कुछ इश्यूज पर मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। The poet depicts the crow and the hemlock tree as a reason for his changed mood and increased optimism. जिस क्रो को और हेमलॉक ट्री को हम नेगेटिव वे में लेते हैं, ओमिनस मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, पोइट ने हमें इस पोम में ये दिखाया है कि यही दो चीज़ें कैसे उसका मूड चेंज कर देते हैं और उसके अंदर ऑप्टिमिज्म जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ऑप्टिमिज्म जो होता है इसका मतलब है आशावादी। आशावादी या जिसे हम हिंदी में आशावादी कहते हैं, मतलब यू हैव पॉजिटिविटी टूवर्ड्स लाइफ। आपके अंदर लाइफ को लेकर पॉजिटिविटी है। सो बिफोर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स, लेट अस अंडरस्टैंड द पोम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow, जिस तरह एक क्रो ने shook down on me, मुझ पर शूक कर दी। क्या शूक कर दी? द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? स्नो फ्लेक्स। जो ऊपर स्काई से स्नो फ्लेक्स गिरते हैं, तो वो स्नो फ्लेक्स थे फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। वेयर वर दी स्नो फ्लेक्स? दे वर ऑन अ हैमलॉक ट्री। यहाँ पर हमारे पोइट ने टू सिंबल्स यूज़ किए हैं, टू नेचर की ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं। वन इज़ क्रो एंड अनदर वन इज़ हैमलॉक ट्री। जो क्रो है उसको हम एक अच्छा वाला बर्ड नहीं मानते हैं। ब्लैक कलर का होता है, ऑमिनस होता है, सैड डिप्रेसिव मूड वाला होता है। सिमिलरली हैमलॉक ट्री जो होता है उसको भी हम पॉइजनस ट्री मानते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जिनको हम अच्छा नहीं मानते, और कोइंसिडेंटली हमारा जो पोइट था यही इन्हीं के पास बैठा हुआ था। क्रो ने उसी पॉइजनस हैमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर शेक कर दी, जिससे क्या हुआ? इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। पोइट ने कहा कि उसी से जो मेरा हार्ट था, देयर वॉज अ चेंज ऑफ मूड इन दिस एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। जब मेरा मूड चेंज हो गया तो मेरा जो बाकी का दिन था, जो मैं रूड होकर, दुखी, डिप्रेस, सॉरोफुल होकर निकालने वाला था, वो सेव हो गया। इस तरह क्रो के अनइंटेंशनली एक छोटे से एक्शन से, जिसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी विलिंग इंटेंशन के, वो डस्ट ऑफ स्नो पोइट पर गिरा दी और पोइट का मूड सॉरोफुल से चीयरफुल हो गया। सो दिस इज आवर पोम। अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? हमारा क्रो कहाँ बैठा हुआ था? ऑन अ हैमलॉक ट्री। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड इट शेक ऑन द पोइट? क्या गिराया उसने पोइट के ऊपर? डस्ट ऑफ स्नो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वॉज द पोइट्स मूड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोम? पोइट का मूड बिगिनिंग ऑफ द पोम में कैसा था? इट वॉज डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड डिजेक्टेड। जो आपको सेकेंड ऑप्शन दी हुई है, रिवाइव्ड की, ऑप्टिमिस्टिक की, रेजुविनेटेड की, ये बेटा आफ्टर में आएगी कि उसके बाद जब स्नो फ्लेक्स पोइट के ऊपर गिर गई थी तब पोइट का मूड ये हो गया था। सो इफ़ यू हैव टू राइट व्हाट वाज द चेंज इन मूड, तो चेंज इन मूड था कि अर्लियर पोइट का मूड डिप्रेसिव था और जब स्नोफ्लेक गिरती है
तो पोइट का मूड रिवाइव्ड, ऑप्टिमिस्टिक एंड रेजुविनेटेड हो जाता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट चेंज द पोइट्स मूड? पोइट का मूड किससे चेंज हुआ था? द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो शूक बाय द क्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वर्ड इन द पोम डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू रूड? रूड का मीनिंग क्या नहीं है? लेमेंट. लेमेंट का मतलब दुख मनाना. हमारा पोइट कह रहा है ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड. रिपेंट, पछतावा करना, वो भी दुख मनाने जैसा हो गया. बिमोन, सेम मीनिंग. रेजुविनेट. रेजुविनेट है ना, जब हमारे पोइट का मूड बाद में रिफ्रेश हो गया है, रेजुविनेट हो गया है, अच्छा हो गया है, ऑप्टिमिस्टिक हो गया है. सो दिस विल बी आवर आंसर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम? अब ये राइमिंग स्कीम क्या होती है और कैसे निकालते हैं? लेट अस डू दैट. दिस इज़ आवर पोम. जब भी हमें राइमिंग स्कीम निकालनी है तो हमें क्या करना है कि हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको हमें चेक करना है और फिर हमें देखने हैं कि इनमें से आपस में राइमिंग वर्ड्स यानी राइमिंग पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो. क्रो को हम नाम देते हैं ए. राइट. सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है मी. मी को चेक करो बेटा, क्रो के साथ राइम कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसको नाम देंगे हम बी. थर्ड वर्ड पर है स्नो. स्नो किसके साथ राइम कर रहा है? क्रो के साथ. क्रो को नाम दिया था हमने ए, तो स्नो को भी नाम देंगे हम ए. फोर्थ वर्ड पर आए हम ट्री. ट्री जो है राइम कर रहा है मी के साथ. मी को नाम दिया था हमने बी. सिमिलरली ट्री को भी नाम देंगे हम बी. ये एक्चुअली ये दिखा रहा है कि कौन सी लाइन का वर्ड पिछली कौन सी लाइन से राइम कर रहा है. तो हमारी राइमिंग स्कीम बन गई ए बी ए बी. अब नीचे आते हैं हम. नीचे हमारा फर्स्ट वर्ड है हार्ट. हार्ट जो है वो क्रो और मी दोनों के साथ राइम नहीं कर रहा, यानी ए पर भी नहीं जाएगा और बी पर भी नहीं जाएगा. तो किस पर जाएगा? बी के बाद आता है सी, उसको नाम दिया हमने सी. नेक्स्ट वर्ड पर आए मूड. मूड ए वाले के साथ भी राइम नहीं कर रहा, बी वाले के साथ भी नहीं कर रहा और सी वाले के साथ भी नहीं कर रहा, तो उसको नाम दिया हमने डी. पार्ट पर आए. पार्ट राइम्स विद हार्ट. हार्ट को ना हार्ट राइट हार्ट को नाम दिया हमने सी, तो पार्ट को भी नाम देंगे हम सी. फिर आए हम रूट पर. रूट जो है वो मूड के साथ राइम कर रहा है. मूड को नाम दिया है हमने डी, तो इसको भी नाम देंगे हम डी. ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम. तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या है? ए बी सी डी. यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि अगर हमें इन दो स्टेंजास को अलग अलग जज करना है, अलग अलग इनकी राइमिंग स्कीम निकालनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा हैज़ गिवन माई हार्ट. हार्ट को हम ए मानेंगे, फिर मूड को हम बी मानेंगे. पार्ट हार्ट के साथ राइम कर रहा है, हार्ट को हमने ए नाम दिया है तो ए हो गया. रूड मूड के साथ राइम कर रहा है, मूड को हमने बी दिया है तो वो बी हो गया. इस तरह से ये हमारी इस स्टेंजा के लिए अगर सेपरेट राइमिंग स्कीम बनाओगे तो ऐसे बनेंगी. अगर आप 8 लाइन्स की राइमिंग स्कीम बनाओगे तो वो ये बनेंगी. इस चीज़ को ध्यान में रखना है. ठीक है. अब आते हैं हम अपनी वर्कशीट पर. तो हमने राइमिंग स्कीम अपनी क्या निकाली थी? ए बी सी सॉरी ए बी सी डी. ठीक है. इसके बाद है हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम अभी करते हैं. डस्ट ऑफ स्नो का जो मेन मैसेज है दैट इज द लिटिल थिंग्स कैन ब्रिंग ह्यूज चेंजेस इन आवर लाइफ. छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस ला सकती हैं. मेन थीम्स इस पोम की जो मेन थीम्स है वो 3 हैं. एक तो है नेचर हीलिंग एंड हेल्पिंग विद नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस. जब भी हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होती है तो नेचर ही आकर उनको हील करता है, उनको हेल्प करता है. जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं तो हम नेचर की लैब में जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं. इन मूवीज़ वी हैव ऑफन सीन कि जब हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, जो भी कैरेक्टर होता है वो अच्छा फील नहीं करता, वो रिवर के पास, सी के पास, लेक के पास, पॉन्ड के पास बैठा होता है. उसके हाथ में कुछ पैबल्स होती हैं और वो उसमें ड्रॉप करके अपने मन को
रिलैक्स फील करने की कोशिश करता है। ऐसे जब हम अच्छा फीलिंग करते हैं, हम पार्क में जाते हैं, ट्रीज़ के पास बैठते हैं, स्काई में देखते हैं, जस्ट टू मेक आवर सेल्फ फील बेटर। सेकेंड है कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन्स। थर्ड इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट्स। जो डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरती है, इट वॉज वेरी स्मॉल नेचुरल इवेंट और यही उसका मूड चेंज कर देती है। नाउ पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम। इस पोम के अंदर जो पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उसमें है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? इसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। जब एक ही लाइन में एक ही साउंड वर्ड्स के दो तीन वर्ड्स आते हैं तो हम उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड्स नंबर 1 है, हैज़ गिवन माई हार्ट। यहाँ पर हैज़ एंड हार्ट ये दोनों ही एच से स्टार्ट हुए हैं, सो ये फर्स्ट वर्ड्स एलिट्रेशन की। सेकंड है एंड सेव्ड सम पार्ट। इसमें बेटा सेव्ड एंड सम ये जो दो हैं, यहाँ पर दोनों में ये एस से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज सेकंड एलिट्रेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सिंबल्स यूज्ड इन द पोम। हमारे पास दो सिंबल्स यूज हुए हैं पोम में। वन इज क्रो हु इज इन डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। अनदर वन इज हैमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है। ये हमें क्या बताता है? इट सिग्निफाइज that the poet was not in a good mood, and so he describes the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood। जो पोइट ने ये दोनों सिंबल्स लिए हैं, क्रो और हैमलॉक ट्री, उसने ये बताया है कि वो खुद भी अच्छे मूड में नहीं है, इसीलिए जो नेचर का डार्क, डिप्रेसिव और बिटर साइड लिया है वो अपने ही मूड को शो करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए चूज़ किया है। एक और चीज़, ironically the poet feels good when the dust of snow falls on him and he feels that some part of the day which was to be wasted was saved। कई बार हम जब बड़े बड़े दुखी परेशान होते हैं और फिर हमारे पर कुछ गिर जाए तो हम और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बट ओवर हेयर इसका अपोजिट हो गया, हमारे पोइट का मूड चेंज हो गया। उसे लगा अभी तो पूरा दिन में ऐसे ही दुखी, परेशान, सैड, डिप्रेस्ड रहकर अपना दिन वेस्ट करता, बट नाउ द डे हैज़ बीन saved from being wasted। अब जो हमारी वर्कशीट के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द पोइट्स डे सेव्ड? द पोइट्स डे वॉज सेव्ड व्हेन अ क्रो shook some dust of snow on him and his mood is changed। Second question, state any two verses depicting the figure of speech alliteration। उसमें हैज़ गिवन माई हार्ट है एंड सेव्ड सम पार्ट है, इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पार्ट यहाँ नहीं आएगा, सेव्ड सम आएगा। नेक्स्ट इज अंडरलाइन मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोम। द पोम गिव्स अस द मैसेज that one should never become hopeless and sorrowful when he faces a प्रॉब्लम। ये पोम हमें ये मैसेज देती है कि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है हमें कभी होपलेस नहीं होना, कभी सॉरोफुल नहीं होना। अ पर्सन कैन गेट रिलीफ एंड इंस्पिरेशन इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हमें कहीं ना कहीं से रिलीफ और इंस्पिरेशन मिलेगा ही मिलेगा। How does a simple moment prove to be very significant and saves the rest of the day of the poet from being wasted? हमें इस पोम के बेसिस पर ये बताना है कि एक छोटा सा मोमेंट था, उसने कैसे पोइट के डे को ख़राब होने से बचा लिया। इस फैक्ट को पोम में बहुत अच्छी तरह ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। द पोम स्टेट्स दिस फैक्ट ब्यूटीफुली। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो फ्लेक्स ऑफ द हैमलॉक ट्री। क्रो ने स्नोफ्लेक्स गिराई हैं हैमलॉक ट्री से। देयर फॉलिंग ऑन द अर्थ इज़ एन इनसिग्निफिकेंट इवेंट। उनका अर्थ पे गिरना एक इनसिग्निफिकेंट इवेंट है, बट इट फिल्स द पोइट्स हार्ट विद होप एंड चीयरफुलनेस। पर उसी ने पोइट के हार्ट को होप से और चीयरफुलनेस से भर दिया। इट चेंजेस हिज डे बिकॉज ही रियलाइजेस दैट द बर्डन ऑफ ट्रीवियल जो छोटी मामूली इनसिग्निफिकेंट थिंग्स होती हैं उनको हम ट्रीवियल कहते हैं। तो पोइट हमें कह रहा है कि द बर्डन ऑफ ट्रिवियल थिंग्स इन लाइफ शुड बी शेयर्ड इन ऑर्डर टू रिमेन होपफुल एंड
cheerful. कि लाइफ में जो छोटे छोटी चीज़ें हैं उनका बर्डन अपने दिल से उतार के रखना चाहिए ताकि हम लाइफ में होपफुल एंड cheerful बने रहें. So with this, our worksheet is completed. Thank you and goodbye.